तो शीत युद्ध परंपरागत रूप से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है, बल्कि ये वो युद्ध है जो शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, लेकिन सशस्त्र युद्ध से भी अधिक घातक है। क्यों? क्योंकि इसमें सेनाओं का प्रयोग नहीं होता है, इसमें बाकी सभी तरीकों का प्रयोग किया जाता है। षड्यंत्र का प्रयोग किया जाता है, दूसरे देश को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है। आज के समय में ट्रेड वॉर के रूप में आप इसको देखते हैं, व्यापार युद्ध के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। ये कूटनीतिक युद्ध है, डिप्लोमेटिक वॉर है। पीछे भी आपने पढ़ा था कि नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कूटनीति का प्रयोग किया जाता है। तो ये शीत युद्ध उसी का एक हिस्सा है, और इसका प्रयोग दूसरे देश के लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से पराजित करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम शीत युद्ध की जेनेसिस को देखें तो 1945 के बाद शीत युद्ध का आरंभ होता है। उसके पहले भी जरूर था, लेकिन क्रमबद्ध रूप से इसका जो अध्ययन है वो 1945 के बाद से हम देख पाते हैं, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और विश्व दो भागों में बंट गया था। ये दो भाग थे, एक तरफ कैपिटलिस्ट ब्लॉक था तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक था। पूंजीवादी और साम्यवादी गुट, ये दो विचारधाराएं थी जिनमें आपस में टकराव था, और इसी टकराव ने और ज्यादा कठोर रूप धारण किया और शीत युद्ध का इसने प्रारूप किया। तो शीत युद्ध का आरंभ 1945 के पश्चात देखा जा सकता है, जब विश्व की राजनीति में दो गुट बन गए और गुटीय राजनीति का आरंभ हो गया। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिद्वंदी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। द कॉम्पिटिटिंग स्टेट्स ट्राई टू इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन ईच अदर, और ये हार्म वो मिलिटरली नहीं इन्फ्लिक्ट करते हैं, दे इन्फ्लिक्ट इट थ्रू पीपल। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इसमें जनता का प्रयोग किया जाता है, जनता के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। शीत युद्ध को अगर परिभाषित किया जाए तो समरस्किल ने अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिक्स में शीत युद्ध की परिभाषा करते हुए कहा कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां दोनों देश ऐसी नीतियां अपनाते हैं जिससे उनकी व्यवस्था मजबूत हो, लेकिन प्रतिद्वंदी की व्यवस्था कमजोर होती जाए। तो अपने आप को मजबूत बनाना और प्रतिद्वंदी को कमजोर बनाना, ये शीत युद्ध की खास बात कही जा सकती है। ये सशस्त्र युद्ध से थोड़ा ही दूर कहा जा सकता है, थोड़े ही फासले दूर होता है, क्योंकि इसमें पूरी संभावना होती है कि शस्त्रों का प्रयोग हो जाए, क्योंकि तनाव बहुत ज्यादा होता है, टेंशन इस सीमा तक बढ़ जाता है कि भय होता है कि जरा भी एक जो गलत कदम होगा वो सशस्त्र युद्ध की ओर ले जाएगा। जैसे भारत और चीन के बीच में आपने बार बार अखबारों में पढ़ा होगा कि पिछले अनेक वर्षों में 1962 के बाद से ये निर्णय लिया गया था कि शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, शस्त्रों का उपयोग न करके केवल बातचीत के माध्यम से विवादों को हल किया जाएगा। शस्त्र का अगर प्रयोग होता है तो यह शीत युद्ध एस्केलेट हो सकता है, इट कैन बिकम वॉर। तो शीत युद्ध जो एक मानसिक युद्ध है, और जहां युद्ध का प्रत्यय मानसिक युद्ध के रूप में रहता है, दो विचारधाराओं के बीच में ये युद्ध होता है, दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करती रहती हैं और एक दूसरे की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का भी यत्न करती रहती है। शीत युद्ध में आपने अभी पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि प्रचार का जो साधन है उसका प्रयोग राष्ट्र अपने हित की पूर्ति के लिए करते हैं, अपने राष्ट्र वृद्धि के लिए करते हैं। तो शीत युद्ध का प्रयोग, शीत युद्ध के अंदर प्रचार का प्रयोग भी किया जा सकता है।
और प्रचार के माध्यम से राष्ट्र एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ शीत युद्ध का एक और वो है छोटे देशों को सैन्य सहायता पहुंचाना, विभिन्न देशों को आर्थिक सहायता देना और इस प्रकार उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। तो शीत युद्ध के जो शस्त्र है वो एक दूसरे से बहुत अलग प्रकार के होते हैं और उनका उनमें हम केपी मेनन के अनुसार शीत युद्ध तनाव की स्थिति है और ये तनाव और संघर्ष दो विचारधाराओं, दो व्यवस्थाओं, दो राज्यों और जब ये अपनी चरम सीमा पर था तो दो व्यक्तियों के बीच का युद्ध कहा जा सकता है। कौन थे ये दो विचारधाराएं? ये दो विचारधाराएं थी पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा। दो व्यवस्थाएं कौन सी थी? तो एक तरफ हम डेमोक्रेसी को देखते हैं, प्रजातंत्र को देखते हैं जिसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण था। तो दूसरी ओर जो व्यवस्था है वो सर्वहारा वर्ग का प्रजातंत्र है, प्रोलेटेरिएट की डेमोक्रेसी है, जिसको पूंजीवादी देशों ने कहा कि ये सर्वहारा वर्ग का क्या है, अधिनायक तंत्र है, तानाशाही है, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, ये नाम उन्होंने दिया। फिर दो राज्य कौन से हैं? तो ऑफ कोर्स दे आर यूएसए एंड यूएसएसआर। और दो व्यक्ति, यानी जब अपनी ये चरम सीमा पर था तो ये दो व्यक्तियों के बीच का युद्ध माना गया। दो व्यक्ति कौन थे? तो अमेरिका की ओर से जॉन फॉस्टर डलास और सोवियत संघ की ओर से जोसेफ स्टालिन। तो शीत युद्ध जो 1945 के बाद आरंभ हुआ उसकी एक बहुत अच्छी, बड़ी सकिंट, बड़ी एप्ट डेफिनेशन केपी मेनन देते हैं कि शीत युद्ध तनाव की स्थिति है और ये तनाव और संघर्ष दो विचारधाराओं, दो व्यवस्थाओं, दो राज्यों और जब यह अपनी चरम सीमा पर होता है तो यह दो व्यक्तियों के बीच का युद्ध है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये विचारधाराएं कौन सी है? पूंजीवाद और साम्यवाद। व्यवस्था कौन सी है? तो लोकतंत्र और दूसरी ओर सर्वहारा वर्ग का प्रजातंत्र। दो राज्य कौन से थे? यूएसए एंड यूएसएसआर। और दो व्यक्ति कौन थे? जॉन फॉस्टर डलास एंड जोसेफ स्टालिन। ये डेफिनेशन बहुत बढ़िया तरीके से शीत युद्ध को डिफाइन कर देती है। शीत युद्ध जो 1945 के बाद हम आरंभ होता देखते हैं, उसके अगर कारणों को देखा जाए कि शीत युद्ध क्यों आरंभ हुआ, व्हाट वर द रीजंस व्हिच लेड टू कोल्ड वॉर। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ उस समय यद्यपि शुरू के लगभग 2 वर्षों तक सोवियत संघ ने जर्मनी का साथ दिया, यानी एक्सेस पावर का साथ दिया, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 1941 से यूएसएसआर मित्र पक्ष में शामिल हो गया और यूएसए इत्यादि के साथ वो युद्ध करता दिखाई देता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1945 में सोवियत संघ जो एक साम्यवादी देश था और जो पूंजीवादी देशों के साथ जुड़ा था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, वो अलग क्यों हो गया मित्र पक्ष से? क्या कारण थे, क्या वजह थी? अगर हम कारणों को एनालाइज करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि दोनों ही पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर कुछ आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए हैं। जैसा कि किसी भी विवाद में होता है, जब विवाद होता है तो हम क्या मानते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि दोनों गुटों ने एक दूसरे के ऊपर कुछ एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस लगाए। अब हमें इनको देखना होगा कि ये कौन से आरोप प्रत्यारोप हैं। अगर हम उन आरोपों को देखें
जो रूस के विरुद्ध अमेरिका के द्वारा लगाए गए। तो यूएसए ने कहा कि सबसे पहले उसने कहा कि सोवियत संघ के द्वारा 1939 में जो जर्मनी, नाजी जर्मनी के साथ संधि की गई। 1939 में सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ संधि कर ली थी, जिससे मित्र देशों को बहुत धक्का लगा। ये पहला आरोप, ये पहला कारण अमेरिका देता है सोवियत संघ के खिलाफ शीत युद्ध का। उसका मानना था कि सोवियत संघ के द्वारा जर्मनी का साथ पकड़ना उचित नहीं था। दूसरा जो आरोप लगाया गया अमेरिका के द्वारा वो था रूस की सशस्त्र सेना का अत्यधिक मजबूत होना, और इसकी वजह से विश्व में आर्मामेंट की रेस आरंभ हो गई। शस्त्रीकरण की एक दौड़ आरंभ हो गई विश्व के अंदर। तो पहला कारण 1939 में सोवियत संघ के द्वारा जर्मनी के साथ संधि करना। दूसरा कारण रूस की सशस्त्र सेना का अत्यधिक मजबूत होना, जिसकी वजह से शस्त्रीकरण का जन्म हुआ। तीसरा कारण, अमेरिका ने कहा कि रूस अपनी साम्यवादी व्यवस्था को फैलाने के लिए, उसके विस्तार के लिए विभिन्न देशों को प्रभावित कर रहा है और भयभीत कर रहा है, और अमेरिका इसके प्रसार को रोकना चाहता था। इनफैक्ट 1945 के बाद अमेरिका की पूरी विदेश नीति इसी पर आधारित थी। कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने की नीति को उसने अपनाया। कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म की पॉलिसी ये उसके द्वारा अपनाई गई थी, और उसकी जो विदेश नीति थी पूरी तरीके से इस पर आधारित थी, जिसमें आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे उसने कई आर्थिक योजनाएं भी बनाई, और साथ ही साथ उसने शस्त्रीकरण भी किया, और जो मिलिट्री अलायंसेस थे उनको भी क्रिएट किया। तो अमेरिका साम्यवादी व्यवस्था का जो फैलाव सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था उसको रोकना चाहता था, और उसके प्रसार को रोकने के लिए उसने जो नीति अपनाई उससे अमेरिका ने और सोवियत संघ ने दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध समझा, अपने के खिलाफ समझा, और अमेरिका ने ऐसे देशों को अपने साथ लाने की कोशिश की जो सोवियत इन्फ्लुएंस में जा सकते थे।
तो ये दो कारण थे। और उसके अलावा रूस ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था 1939 में, जब जर्मनी के साथ सोवियत संघ ने संधि की। तो उसका कारण था कि पोलैंड को आपस में बांट लेना। सोवियत संघ और जर्मनी दोनों ने पोलैंड के कुछ कुछ भागों को आपस में विभाजित करने के लिए ये संधि किया था, ये अलाइनमेंट किया था। तो अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया और वहां पर ल्यूब्लिन सरकार स्थापित कर ली थी, और इस प्रकार से रूस पोलैंड में स्वतंत्र चुनाव नहीं करवाने दे रहा था, जिसकी वजह से पोलैंड एक प्रकार से वहां पर पपेट गवर्नमेंट बन गई थी सोवियत संघ की, जिसका अमेरिका ने विरोध किया, और इसकी वजह से रूस और अमेरिका के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए। इसके अलावा 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उस समय जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया था, और इनफैक्ट जर्मनी का 4 भागों में किया था। 4 भागों में से 3 भागों में जो वेस्ट जर्मनी के अंतर्गत आते थे, उनमें नियंत्रण था मित्र पक्ष के अन्य देशों का, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस शामिल थे। और ईस्ट जर्मनी का जो भाग था, जो चौथा हिस्सा था जर्मनी का, उस पर सोवियत संघ का नियंत्रण था। अमेरिका के अनुसार रूस ने पूर्वी जर्मनी को अपने प्रभुत्व में कर लिया था, और जर्मनी के एकीकरण को नहीं होने दे रहा था। जर्मनी के एकीकरण में सोवियत संघ बाधक बन रहा था। 1948 में रूस ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, यानी न तो पूर्वी बर्लिन से कोई पश्चिमी भाग में जा सकता था, ना उधर से इधर आ सकता था। आगे जाकर आपको पता ही है कि बर्लिन वॉल का निर्माण कर दिया गया, जो 1990 में गिरी, और ये बर्लिन वॉल जो तोड़ी गई, जो खत्म की गई, जो टूटी, वो सिंबल बन गया सोवियत संघ के पतन का, साम्यवाद के पतन का। तो ये भी एक कारण था कि 1945 के बाद पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ के द्वारा नियंत्रण कर लेना, और उसके साथ ही साथ पोलैंड में ल्यूब्लिन गवर्नमेंट का निर्माण कर देना, जो पूरी तरीके से सोवियत नियंत्रण में थी। रूस के द्वारा जर्मनी का जो प्रदेश उसके पास था, तो जर्मनी के जो प्रदेश उसके अधिकार में थे, वहां पर उसने युद्ध बंदी बनाकर उन लोगों को रूस भेजना शुरू कर दिया। ये भी अमेरिका के लिए पसंद नहीं आ रहा था, उसको उचित नहीं लग रहा था, और उसने इसका भी विरोध किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस ने ईरान से भी अपनी सेनाओं को वापस बुलाने में देरी लगाई, जिसकी वजह से अमेरिका को नाराजगी थी। तो अमेरिका, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो पूर्वी जर्मनी का भाग हो, और ईरान का इशू हो, इन सब वजहों से अमेरिका असंतुष्ट था। अमेरिका सोवियत संघ के साथ विरोध की स्थिति में आ गया था। फिर रूस ने तुर्की पर दबाव डाला कि वह रूस को फारस की खाड़ी में अपने सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति प्रदान करे। ये भी अमेरिका के लिए विरोध का कारण बना कि टर्की पर प्रेशर सोवियत संघ के द्वारा डाला जा रहा था। आगे हम देखेंगे, जब क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ, उस समय ऐसा माना जाता है कि सोवियत संघ ने अपनी जो सेनाएं इकट्ठी कर रखी थी, मिसाइलें इकट्ठी कर रखी थी क्यूबा में, और जिसके कारण अमेरिका ने उसकी नाकेबंदी कर दी थी क्यूबा की। उस नाकेबंदी को अमेरिका ने हटाया, और उसके बदले में तुर्की में जो रूस का प्रभाव था उसको कम करने का आश्वासन लिया गया कि रूस तुर्की में अपना प्रभाव कम करेगा, और उसके साथ ही साथ अमेरिका क्यूबा की नाकेबंदी को समाप्त कर देगा। क्यूबा एक साम्यवादी देश था, और सोवियत संघ ने यहाँ अपनी मिसाइलें तैनात कर ली थी, जिसका अमेरिका विरोध कर रहा था। तो तुर्की में अपने प्रभुत्व के विस्तार की जो सोवियत नीति थी, उसका भी अमेरिका विरोध करता था, और उसने आरोप लगाया, अमेरिका ने आरोप लगाया कि इसकी वजह से भी दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ रहा है। फिर रूस ने अमेरिका और कनाडा में भी साम्यवादी विचारधारा के प्रसार का कार्य आरंभ कर दिया था, और नेचुरली अमेरिका ने इसका विरोध किया।
जब साम्यवादी व्यवस्था बनी थी, उसी समय से सोवियत संघ के द्वारा एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म को अपनाया जा रहा था, साम्यवाद के प्रसार की नीति को अपनाया जा रहा था। और उसके द्वारा इस नीति के तहत दूसरे देशों में जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी, वहां षड्यंत्र भी रचे जा रहे थे और कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको टॉपल कर दिया जाए और वहां साम्यवाद स्थापित हो जाए, और इस तरीके से विश्व साम्यवाद की जो संकल्पना थी वो पूरी हो सके। अमेरिका और कनाडा में भी उसने ये प्रयास आरंभ किया, षड्यंत्र रचे गए। इनफैक्ट सोवियत संघ ने कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई थी, जैसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का निर्माण किया, कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का निर्माण किया। ये संस्थाएं उन देशों में जहां पर लोकतंत्र था, जहां पर पूंजीवाद था, वहां पर वे साम्यवाद का प्रचार प्रसार कर रही थी। तो अमेरिका ने स्वाभाविक रूप से इसका विरोध किया। फिर जापान के साथ युद्ध आरंभ करने में रूस ने जानबूझकर देर लगाई, जिसके कारण मित्र पक्ष के जो राज्य थे युद्ध के समय वे साइबेरिया को अपना सैनिक अड्डा नहीं बना सके। तो ये आरोप लगाया गया अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ पर कि जापान के साथ युद्ध आरंभ करने में रूस ने देरी लगाई, जिसकी वजह से साइबेरिया का इस्तेमाल सैनिक अड्डा बनाने के लिए नहीं किया जा सका। फिर रूस ने राष्ट्रवादियों को 1946 में मंचूरिया में जाने से रोका और इस तरीके से मित्र पक्ष के राज्यों के साथ उसका विरोध उत्पन्न हुआ। तो अंत में ये कह सकते हैं कि रूस ने ऐसे बहुत सारे कार्य किए जो मित्र पक्ष के अन्य देशों को उचित नहीं लग रहे थे। ये भी कहा गया कि रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो याल्टा सम्मेलन हुआ और पोट्सडम समझौता हुआ, उसका भी उसने पालन नहीं किया। तो इन सब आरोपों को अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ पर लगाया गया और कहा गया कि शीत युद्ध का कारण सोवियत संघ की ये सारी गतिविधियां हैं और इसकी वजह से टेंशन उत्पन्न हुआ। अब स्वाभाविक है कि अमेरिका ने अगर आरोप लगाए तो सोवियत संघ ने भी अमेरिका पर कुछ आरोप लगाए, कुछ प्रत्यारोप लगाए, काउंटर एलिगेशंस लगाए। सोवियत संघ का कहना था कि अमेरिका ने जर्मनी के साथ रूस के युद्ध के समय दूसरा मोर्चा खोलने में देरी की। यानी जर्मनी और सोवियत संघ जो 1939 में एक साथ युद्ध में शामिल हुए थे, आगे जाकर दोनों युद्ध में अलग अलग हो गए। जर्मनी ने रूस पर भी हमला किया। उस समय सोवियत संघ मित्र पक्ष से सहायता चाहता था। सोवियत संघ का कहना है कि मित्र देशों ने जर्मनी के खिलाफ सेकेंड फ्रंट खोलने में, दूसरा मोर्चा खोलने में देरी लगाई, जिसकी वजह से जर्मनी के युद्ध की जो इंटेंसिटी सोवियत संघ के खिलाफ थी वो कम नहीं हुई। और सोवियत संघ का कहना था कि दूसरा मोर्चा अगर खोल दिया जाता समय से तो जर्मनी का जो सोवियत संघ पर अटैक था उसकी तीव्रता कम हो जाती, क्योंकि जर्मनी की सेना को दो तरफ युद्ध लड़ना पड़ता और ऐसे में उसकी जो शक्ति थी वो बढ़ जाती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, देर से किया गया, जिसको सोवियत संघ ने माना कि ये जानबूझकर किया गया था। मित्र पक्ष चाहते थे कि जर्मनी सोवियत संघ को नुकसान पहुंचा ले और उसके बाद उन्होंने सेकेंड फ्रंट खोला, जिससे क्या हुआ कि सोवियत संघ को अविश्वास उत्पन्न हुआ मित्र पक्ष के देशों के प्रति। कोल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है दोनों पक्षों को एक दूसरे के ऊपर, तो कोल्ड वॉर, शीत युद्ध जैसी घटना स्वाभाविक है। दूसरी बात, रूस ने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों ने फासीवादी विचारधारा से गठबंधन कर लिया था और उन्होंने जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी और इस प्रकार जर्मनी को रूसी साम्यवाद के खिलाफ भड़काया। अब ये आरोप क्या है, इसमें सत्यता कितनी है? 1919 में जब जर्मनी के ऊपर बहुत सारी संधियां लगाई गई, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए, क्षतिपूर्ति लगाई गई, उसके पश्चात लगभग 4 से 5 वर्षों तक जर्मनी कमजोर बना रहा। लेकिन 1924 में नाजीवादी विचारधारा के आगमन के साथ, हिटलर के आगमन के साथ जर्मनी का उत्थान फिर से आरंभ हुआ
और इस समय तक चूंकि 1917 में सोवियत संघ बन चुका था, तो साम्यवाद भी अपना प्रसार कर रहा था। तो मित्र पक्ष के सामने दो उपाय थे कि या तो वे सोवियत संघ के प्रसार को देखते रहते और जर्मनी को इसी प्रकार से थोड़ा नियंत्रित करके रखते, उसके ऊपर जो प्रतिबंध थे उनको लगे रहने देते, या वे सोवियत प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए जर्मनी का प्रयोग करते। उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया और इसलिए उन्होंने जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। जर्मनी में जो नाजीवादी विचारधारा थी वो राष्ट्रवाद पर आधारित थी, नेशनलिज्म पर आधारित थी, और साम्यवादी विचारधारा अंतरराष्ट्रीयतावाद पर आधारित थी। मित्र पक्ष के देशों ने यह समझा कि दोनों विचारधाराएं, नाजीवादी और साम्यवादी, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि एक राष्ट्रवाद की बात करती है, दूसरी अंतरराष्ट्रीयतावाद की। ऐसे में अगर ये दोनों विचारधाराएं आपस में संघर्ष में रत हो जाएं, तो इनमें से एक तो कम हो जाएगा और मित्र पक्ष के देशों को एक ही का सामना करना पड़ेगा। यानी दो शत्रुओं में से एक से ही लड़ना पड़ेगा अगर हम दोनों शत्रुओं को लड़ा दें। और इसलिए उन्होंने जर्मनी के प्रति अपीजमेंट की पॉलिसी को अपनाया, तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। जर्मनी ने जो संधियां थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया, उसने जो रिपारेशन, क्षतिपूर्ति दे रहा था उसे देना बंद कर दिया, उसने अपना सैन्यीकरण, मिलिटराइजेशन शुरू कर दिया। ये सारी चीजें होती रही, लेकिन मित्र पक्ष के देशों ने इसका ज्यादा विरोध नहीं किया और इस तरह से 1933 तक आते आते जर्मनी काफी ताकतवर बन गया। तो सोवियत संघ का ये आरोप पूरी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि जर्मनी के ताकतवर बनने से सोवियत संघ को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऐसा मित्र पक्ष के देशों का मानना था। ये अलग बात है कि मित्र पक्ष के देशों की आशाओं के विपरीत 1939 में जर्मनी ने सोवियत संघ से मित्रता कर ली। कहाँ तो ये माना जा रहा था कि दोनों में युद्ध होगा, लेकिन दोनों ने मित्र पक्ष को एक शॉक देते हुए, उनको सरप्राइज देते हुए दोनों ने मित्रता कर ली। मित्रता के लिए कॉमन इंटरेस्ट क्या था? पोलैंड। दोनों पोलैंड को बांटना चाहते थे, आधा आधा हिस्सा ले लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संधि कर ली, हाथ मिला लिया और पोलैंड पर मिलकर आक्रमण किया। तो सोवियत संघ का ये आरोप गलत नहीं कहा जा सकता। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मित्र पक्ष के द्वारा रूस को सैनिक सहायता उचित मात्रा में नहीं दी गई। ये सोवियत संघ के द्वारा तीसरा आरोप लगाया गया कि ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनफ मिलिट्री एड वाज नॉट प्रोवाइडेड टू इट बाय द एलाइड पावर्स। और बहुत बड़ा एक जो धक्का सोवियत संघ को लगा था वो ये कि अमेरिका के द्वारा जापान के खिलाफ जो अणु बम का प्रयोग किया गया उसके विषय में उसे कुछ भी नहीं बताया गया था। सोवियत संघ या यूएसएसआर डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट एटम बम, जबकि मित्र पक्ष के अन्य देशों को इसके विषय में बताया गया था। दे वर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, बट यूएसएसआर वाज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। ये सोवियत संघ ने अपने खिलाफ किया गया एक एक्शन माना कि उसको बिना बताए एटम बम का टेक्नोलॉजी बनाई गई और उसका प्रयोग भी किया गया। फिर इसके अलावा सोवियत संघ का मानना था कि आर्थिक दृष्टि से अमेरिका ने रूस को दी जाने वाली सहायता में कमी कर दी थी। जो इकोनॉमिक एड वो दे रहा था दूसरे देशों को, उसमें सोवियत संघ को कमी कर दी गई। मार्शल योजना के तहत यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता अमेरिका दे रहा था, जिसमें सोवियत संघ को नहीं शामिल किया गया। इसी तरीके से लैंड लीज एक्ट के तहत आर्थिक सहायता अमेरिका के द्वारा दी जा रही थी, उसमें भी सोवियत संघ को शामिल नहीं किया गया। तो ये सब रीजंस के साथ ही साथ जैसा हम लोगों ने देखा कि शीत युद्ध एक वाक युद्ध भी होता है, शब्दों का युद्ध है। ये ऐसा युद्ध है जिसमें प्रचार का प्रयोग किया जाता है, सामने वाले की मानसिकता को तोड़ने की कोशिश की जाती है। इसी में फुलटन नामक स्थान पर चर्चिल के द्वारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा एक भाषण दिया गया था। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि चर्चिल की ये जो फुलटन स्पीच थी उसने शीत युद्ध को आरंभ
करने का कार्य किया था, उसको जन्म दिया था। तो फुलटन स्पीच में चर्चिल ने ये कहा कि एंग्लो अमेरिकन ताकतों और पश्चिमी ताकतों को यदि अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना है तो उन्हें एकजुट होकर साम्यवादी व्यवस्था का विरोध करना होगा। तो इस एक प्रकार से चर्चिल ने घोषणा कर दी थी कि लोकतांत्रिक जो देश है उनको एकजुट होकर सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना होगा। तो ये नेचुरली सोवियत संघ को पसंद नहीं आया और उसने इसको अपना विरोध माना। रूस ने इस भाषण को अपने खिलाफ माना और ये समझा कि उसके खिलाफ पश्चिमी ताकतें गठबंधन कर रही हैं। अगर आप वर्तमान में देखें तो चीन के खिलाफ जिस तरीके से देश लामबंद हो रहे हैं या क्वाड जो फोरम है उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, तो स्वाभाविक है कि चीन उससे परेशान हो और उसको अपने विरुद्ध माने, क्योंकि यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि चीन के बढ़ती हुई जो आकांक्षाएं हैं, उसका जो एक्सपेंशनिज्म है, उसका हमें मिलकर विरोध करना होगा, हमें एक साथ खड़े होकर विरोध करना होगा। तो अगेन वी आर सीइंग कि 1945 के बाद उस समय सोवियत संघ ने प्रसार की नीति को अपनाया था, तो आज चीन ये नीति अपना रहा है, रूस उसके पीछे जरूर खड़ा हुआ है। तो आज फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो रही है और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि ये कोल्ड वॉर के आरंभ होने का समय हो सकता है कि एक बार फिर से कोल्ड वॉर आरंभ हो जाए। इनफैक्ट रीजनल कोल्ड वॉर तो कभी खत्म भी नहीं हुआ था, तो अगेन वी कैन से दैट कोल्ड वॉर इज बिगिनिंग। फिर इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रूमन ने उन्होंने एक नीति को अपनाया था जिसको आइसोलेशन की पॉलिसी कहा गया, तटस्थता की नीति कहा गया। इसको ट्रूमन डॉक्ट्रिन भी कहा गया था, जिसमें ये कहा गया कि यदि रूस के साथ शांति बनाना संभव नहीं है तो असंभव भी नहीं है। इस वक्तव्य को स्टालिन ने अपने विरुद्ध समझते हुए उन्होंने इसका विरोध किया और ट्रूमन की जो डॉक्ट्रिन थी, जो तटस्थता की जो नीति थी, वो भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ के लिए एक कारण था कि अमेरिका कोल्ड वॉर को आरंभ करने वाला देश है। तो ये बहुत सारे वजह थी, कारण थे, आरोप और प्रत्यारोप थे जो दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर लगाए थे। और इसी में अगर मैंने शायद आपको बताया हो कि अमेरिका की प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने एक चित्र छापा जिसमें उन्होंने क्रेमलिन को दर्शाया और वहां पर अमेरिका का झंडा लहराता हुआ दिखाया। क्रेमलिन इज द पॉलिटिकल सीट ऑफ यूएसएसआर और वहां पर जब अमेरिका का झंडा लहराता हुआ दिखाया तो उससे शीत युद्ध को बहुत बढ़ावा मिला, शीत युद्ध बढ़ा क्योंकि इसने दोनों देशों के बीच में टेंशन को बढ़ाया। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे भारतीय संसद पर पाकिस्तान का झंडा दिखा दिया जाए या पाकिस्तान की संसद पर भारत का झंडा लहराता हुआ दिखा दिया जाए। इसके अलावा और भी इसी प्रकार की घटनाएं हुई जिनकी वजह से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ। डॉक्टर ब्लैकेट के अनुसार सोवियत संघ ने नहीं बल्कि अमेरिका ने याल्टा समझौते का उल्लंघन किया। अमेरिका के विदेश सचिव जॉन फॉस्टर डलास ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने की नीति अपनाई और उन्होंने जो परमाणु बम का परीक्षण किया, जेनेवा समझौते को तोड़ा और शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं के समाधान के कार्य को बंद कर दिया। ये सभी वजह थी जिसकी वजह से कोल्ड वॉर बढ़ा, कोल्ड वॉर आरंभ हुआ। तो ये बहुत विवादास्पद है, कंट्रोवर्शियल है as to who is responsible for the beginning of Cold War. In fact, both sides played role in it.
If Fulton's speech is responsible, then Soviet Union is also responsible because of its policy of expansion of communism. तो ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि एक ही पक्ष इसके लिए जिम्मेदार है। इनफैक्ट लगातार ऐसे कार्य किए गए जिनकी वजह से शीत युद्ध बढ़ा। 1948 में अमेरिका ने नाटो का निर्माण कर लिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सैन्य संगठन था जिसमें उन देशों को शामिल किया गया जो पूंजीवादी गुट के थे, और उन्हें सैनिक गारंटी दी गई कि अगर उनके खिलाफ साम्यवादी गुट के द्वारा कोई आक्रमण किया जाता है तो अमेरिका और बाकी देश उसकी सहायता करेंगे। इसके जवाब में 1954 में सोवियत संघ ने वार्सो पैक्ट का निर्माण किया जिसमें साम्यवादी गुट के देशों को शामिल किया गया। तो दोनों ही ने शस्त्रों की दौड़ को भी बढ़ावा दिया। अणु बम के जवाब में सोवियत संघ ने बम बनाया और उसके बाद दौड़ जो थी वो शुरू हो गई। लगातार नए नए तरीके के वेपन्स बनाए जाने लगे। तो न केवल अनेक तरीके के वेपन्स बनाए गए, न केवल हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन किया गया बल्कि वर्टिकल एक्सपेंशन भी किया गया, यानी विभिन्न देशों को भी शस्त्र प्रदान किए गए और इस तरीके से शस्त्रों की दौड़ को दोनों गुटों ने पूरे देश में फैलाने का कार्य किया, जिसने शांति भंग होने की संभावना को, साथ ही साथ शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली किसी कॉन्फ्लिक्ट के समाधान के रास्ते को बंद कर दिया। दोनों विचारधाराओं ने एक दूसरे के साथ संघर्ष के कारण कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर दिया था, और जिसके कारण पीस टॉक्स की गई, डिसआर्मामेंट के लिए बातचीत की गई, जिससे शस्त्रों को कम किया जा सके। तो साम्यवादी विचारधारा जहां लोकतंत्र को मानने के लिए नहीं तैयार थी, उसका मानना था कि यहाँ पर पूंजी का एक केंद्रीकरण हो जाता है, कुछ लोगों के हाथ में पूंजी हो जाती है जिससे वो समाप्त करना चाहता था, और जो पर्सनल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है उसके वो खिलाफ था। तो वही पूंजीवादी विचारधारा साम्यवादी जो क्रांति थी उसका विरोध करती थी, और उसका मानना था कि ये सर्वहारा वर्ग की क्रांति नहीं है बल्कि कुछ लोगों की तानाशाही है, बर्जुआ वर्ग का की तानाशाही है, डिक्टेटरशिप ऑफ द बर्जुआ, ये उन्होंने कहकर उसकी आलोचना की। तो अब इसको हम कुछ चरणों में बांट सकते हैं, शीत युद्ध के विकास को अलग अलग चरणों में बांटकर, तब पढ़ना आसान होगा, और इसके विषय में हम अगले क्लास में फिर बात करेंगे। तो if you have to ask anything, students, you can unmute yourself and ask.